यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसके सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका जो नागरिक शास्त्र का पेपर है वो 100 नंबर का होगा और आपको परीक्षा में समय 3 घंटे मिलेंगे। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। पेपर का फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार होगा और पूरा ही पेपर मैं यहाँ आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। सामान्य निर्देश की बात करें तो बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम प्रकार का है जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न द्वितीय प्रकार का है जिसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। फिर आते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला प्रश्न है बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? 1952, 1953, 1956, 1960। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों, ये ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। फिर आ जाएंगे, तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरेस, बुतरस घाली। तो सी वाला सही हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। चौथा प्रश्न है बच्चों, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1988, 1990, 1992, 1995। तो 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने चुना था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ने चुना था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा जो है इंदिरा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां वाला, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1989, 1990, 1992। तो 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। आठवां प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1965। तो 1962 में हुआ था। सी वाला सही हो जाएगा। 10वां है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आ जाइए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो जिनका उत्तर आपको मात्र 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11वां है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का औपचारिक विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। प्रश्न संख्या 12वां है बच्चों, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना आसियान का मुख्य उद्देश्य है। 13वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो विचारों, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह वैश्वीकरण है। प्रश्न संख्या 14वां है बच्चों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 15वां है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। 16वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था?
तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। 17वां प्रश्न है बामसेफ का गठन कब हुआ। बामसेफ का गठन कब हुआ? तो बामसेफ का गठन 1978 में कांसीराम द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है दल बदल का क्या अर्थ है? तो किसी विधायक का अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। 19वां प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 20वां प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि से है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम प्रकार का है, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्दों में उत्तर देना है। 21वां प्रश्न है सोवियत प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सोवियत प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है राज्य का नियंत्रण। सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी और योजनाबद्ध तरीके से चलती थी। न्यूनतम जीवन स्तर। सरकार अपने नागरिकों के लिए बुनियादी ज़रूरतें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी। 22वां प्रश्न है यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाने वाले दो कारकों को लिखिए। यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले मुख्य कारक हैं। पहला है साझा मुद्रा। इसकी अपनी मुद्रा यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। राजनयिक प्रभाव। इसके दो सदस्य देशों फ्रांस और पूर्व में ब्रिटेन के पास इसके दो सदस्य देशों जैसे कि फ्रांस और पूर्व में ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार रहे हैं और सुरक्षा परिषद में उनकी स्थायी पकड़ वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 23वां क्या है? दक्षिण एशिया के देशों के बीच अविश्वास के क्या कारण हैं? दक्षिण एशिया में अविश्वास का मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीरी मुद्दा और सीमा विवाद है। इसके अतिरिक्त छोटे पड़ोसी देशों को अक्सर यह डर रहता है कि भारत एक बड़ा भाई होने के नाते उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। संसाधनों के बंटवारे जैसे नदी जल को लेकर भी विवाद बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 25वां है बॉम्बे प्लान क्या था? संक्षेप में समझाइए। 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में मिला और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि सरकार को औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25वां प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों के विलय के बदले उनके राजाओं को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने और सरकार की ओर से विशेष भत्ता देने का आश्वासन दिया गया था। इसे ही प्रीवी पर्स कहा गया। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। 26वां प्रश्न है गठबंधन की राजनीति के युग से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। भारत में 1989 के बाद केंद्र में लंबे समय तक गठबंधन सरकारों का दौर रहा, जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। फिर आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न, जो द्वितीय प्रकार का है। शब्द सीमा 100 से 125 शब्द है। 27वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के मुख्य 6 अंग है, जो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व में युद्ध की स्थिति को रोकना और शांति स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के बीच समानता और आपसी सम्मान के आधार पर संबंध विकसित करना। सहयोग की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के विस्तार की मांग भी रही है ताकि अधिक लोकतांत्रिक बन सके। 28वां प्रश्न है भारत और चीन के संबंधों में विवाद के मुख्य बिंदु क्या है?
भारत और चीन के संबंधों में ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव रहे हैं। मुख्य विवाद के बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है सीमा विवाद। लद्दाख यानी कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश यानी कि मैकमोहन रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है, जिसके कारण 1962 का युद्ध भी हुआ। फिर है तिब्बत का मुद्दा। दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर चीन ने हमेशा आपत्ति जताई है। फिर है आतंकवाद पर रोक। चीन द्वारा मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में अड़ंगे डालना। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और भारत के पड़ोसियों में बढ़ता हस्तक्षेप भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। फिर बच्चों 29वां प्रश्न आ जाइए। आज़ादी के समय भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 1947 में भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थीं। एकता और अखंडता। भारत विविधताओं वाला देश था। देश को खंडित होने से बचाना और 565 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करना सबसे कठिन कार्य था। पहला, लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था। इसके इतने और अशिक्षित समाज में निष्पक्ष चुनाव कराना और लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। विकास और गरीबी उन्मूलन। औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था। सरकार के सामने कृषि और औद्योगिक विकासों के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालने का लक्ष्य था। 30वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या है कि मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए, इसको लिखना है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1990 में अपनी रिपोर्ट दर्ज की थी। सिफारिशें क्या थी कि आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों OBC के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 27% की आरक्षण की सिफारिश की। परिणाम की बात करें तो 1990 में VP सिंह सरकार द्वारा इसे लागू करने की घोषणा के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी और OBC राजनीति का उदय हुआ। इससे दलित और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अधिक मजबूत हो गया। फिर बच्चों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31वां है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपने लर्निंग मटेरियल से इसको तैयार करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों और इसके परिणामों का सविस्तार व्याख्या कीजिए। इसके साथ अथवा में है वैश्वीकरण के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर बच्चों 32वां प्रश्न है, आपातकाल 1975 के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली और इससे भारतीय लोकतंत्र को मिली सीखों का वर्णन कीजिए। फिर अथवा में बच्चों है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की प्रासंगिकता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कितनी है, तर्क सहित उत्तर दें। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपको तैयार करना है बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।